हेलो गाइस। थोड़ा सा लेट हो गया राइट। 10 मिनट हो गए क्लास स्टार्ट करे मेरे को। लंबा गैप मिल गया आपको है ना। आवाज आ रही है ना। आवाज आ रही है। आज हमने फाइनली अपनी ये पीडीएफ डिजाइन करा ली जावेद सर से। ठीक है, ये देखो, ये मैं भेज दूंगा आप लोगों को डिजाइन वाली। ठीक है, तो वेलकम बैक गाइस। अपन स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। थोड़ा सा लंबा ब्रेक हो गया आज की क्लास का। ठीक है, अभी तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये देखो डिजाइन जो ये स्लाइड इस तरीके से हो जाती है। अभी जो मैं आपको दे रहा था वो मैं खुद ही डिजाइन करके दे देता था, क्योंकि कंटेंट कई बार आप बनाओ फिर उसके बाद जावेद सर को दो डिजाइन करना है, फिर वो आपको डिजाइन करके देंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो फिर जब डिजाइन हो जाती है तो देखो कितनी अच्छी लगने लगती है स्लाइड। ये देखो, अच्छी डिजाइन की है। ठीक, ये सब अपन पढ़ चुके थे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट। ये बैठे हैं देखो डिग्नेटरीज। एक्सपोर्ट बिजनेसेस ये सब अपन ने देखे थे। ठीक, एग्री एक्सपोर्ट जोन, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ये सब अपन देख चुके हैं। रेलवे के बारे में देखा। ओके, एसईजेड्स, सिप्ला पीथमपुर का जो प्लांट है सिप्ला का। ओके, सिप्ला नाम सुना है आप लोगों ने? सिप्ला, दे आर दी फार्मास्यूटिकल जाइंट। सिप्ला इंडियन कंपनी है, बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है सिप्ला। ओके, इंदौर काली बिलोद एरिया ये है इंदौर का। ठीक, ये आपका क्रिस्टल आईटी पार्क है। जीआई टैक्स, ये है माहेश्वर साड़ी, ये चंदेरी साड़ी। ओके, हल्दीराम अपने यहाँ का नहीं है, हल्दीराम नागपुर का है। पर ये रतलामी से हो, ये देखो नागपुर का होके भी दे आर मेकिंग रतलामी से हो। ओके, कड़कनाथ, गजक ऑफ मुरैना ये डाल दिए, बढ़िया है। बाग प्रिंट, ये है आपका बाग प्रिंट, ये देख लो। ठीक, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अच्छा डाला है। मेडिसन में, हाँ सही है, गुड। आकाश, आकाश इंदौर का ब्रांड है राइट। ठीक, ये देखो इस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहते हैं। अगर आप लोगों ने जैसे डिस्कवरी वगैरह भी आता है ना, तो आप उसमें देखना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इस टाइप के प्लांट बनाते हैं। तो ये देखो ये प्लांट है फूड प्रोसेसिंग के। ठीक, ये रैनबैक्सी का भी आपने नाम सुना होगा। रैनबैक्सी, देवास में भी फार्मास्यूटिकल हब है। रैनबैक्सी भी क्या एक फार्मा, दे आर द फार्मास्यूटिकल जाइंट्स, रैनबैक्सी आल्सो। ठीक, एग्रो बिजनेस इनिशिएटिव में अपन ने देखा था मेगा फूड पार्क, इंडस मेगा फूड पार्क, ये खरगोन में बनाया है आप ये देखो। ठीक है, ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज है ये वाली, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। ये आपका प्रॉपर चिप्स वगैरह कुछ कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, फाफड़ा टाइप से दिख रहा है। ठीक है, ये क्रिस्टल आईटी पार्क, इन्फोसिस वगैरह है यहाँ पर। ठीक, अच्छी पिक्चर्स डाल दी हैं इसमें। इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी अपन देख चुके थे राइट। इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2004 की, 2010 की। ठीक, मेजर प्रोविजंस देख लिए थे, मेन इंस्टीट्यूट देख लिए थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के। ओके, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज देख ली थी, सीमेंट इंडस्ट्री, बानमोर फैक्ट्री, यहीं तक आ गए थे अपन। कायमूर फैक्ट्री है कटनी के पास वाले एरियाज में, सतना सीमेंट फैक्ट्री, नीमच फैक्ट्री और मैहर फैक्ट्री। ठीक है,
अब यहां से देखना, डायमंड इंडस्ट्रीज में भी अपन ने देख लिया था चाइना क्ले के बारे में, ओके, फायर क्ले, कॉपर एंड आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स, कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। शुगर इंडस्ट्री देख ली थी, राइस मिल देख ली थी, राइट, बहुत ये सब तो देख लिया था फर्स्ट इन, यहां तक आ गए थे अपन। फर्स्ट में पेपर मिल कहाँ थी, नेपानगर बुरहानपुर में, 1948 में स्टैब्लिश हुई थी, ओके। फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहां पर था, 1922 23 में स्टैब्लिश हुआ था बानमोर मुरैना में सीमेंट प्लांट। फर्स्ट कॉटन मिल बुरहानपुर में, एंड फर्स्ट शुगर मिल जाउरा रतलाम में, ओके। यू सी नाउ नेक्स्ट, पल्स मिल भी अपन ने देख लिया था, इंदौर, उज्जैन, सागर आर द मेन सेंटर, एंड वेजिटेबल घी प्लांट्स उसके कहा है, गंजबासौदा, जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर और इंदौर में, ठीक। अब आ जाओ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज फॉर अस गाइस, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। मैंने आपको क्या बोला था, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि ले दे के अपने हिस्टोरिकल टाइम से अपन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रही है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। थोड़े से न्यूएंसेस अपन देख लेते हैं इसके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। आप यहाँ पे देखो, एमपी रैंक्स थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, थर्ड इन इंडिया, ओके, and has a sum total of 513 textile unit have been set up in the state, okay। तो दो तो अपने यहाँ से जीआई टैग है, चंदेरी साड़ी, बाग प्रिंट, ये दो तो अपने अच्छे खासे जीआई टैग है, ठीक। अब इंदौर जो है ना, आपको पता है इंदौर इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इंदौर सिटी जो है इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ही बोलते हैं, बिकॉज इंदौर इज अ हब फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे कि मैनचेस्टर कॉटन का नाम सुना है आपने, मैनचेस्टर जो शहर है इंग्लैंड का, इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर, इट इज फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऑल द रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करके उन्होंने भर भर के मैनचेस्टर को डेवलप करा है, बट स्टिल ठीक है। तो इंदौर इज ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ एमपी और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इंदौर इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर ऑफ द स्टेट, ओके। यहाँ पर आप ये याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ द टेक्सटाइल यूनिट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, मेनली इंदौर, ग्वालियर एंड उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जैसे कि इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, यहाँ पर दीज आर दी मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इंदौर एंड उज्जैन। फिर इधर आ जाओ तो ग्वालियर इस तरफ आ जाएगा। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन एमपी वाज सेट अप इन बुरहानपुर, ये अपन देख चुके हैं 1906 में। मालवा, आपने जैसे अगर आप लोगों में से कोई इंदौर गया होगा तो आपने सुना एक मालवा मिल स्क्वायर है इंदौर में। तो मालवा मिल स्क्वायर क्या है, जहां पर ये मालवा यूनाइटेड मिल थी इंदौर में, तो उस एरिया पे थी वो मालवा यूनाइटेड मिल, तो अपन ने उस एरिया का नाम रख दिया मालवा मिल स्क्वायर, रिमेंबर। तो मालवा मिल स्क्वायर in Indore. So Malwa United Mill was established in Indore in 1907. Okay guys. And Swadeshi Cotton Mill in Indore was also set up in 1920. ये देखो कितनी सारी, ये दो बड़ी बड़ी कॉटन मिल ही अपन ने देख ली अभी इंदौर में, ठीक है। तो नो डाउट इंदौर में काफी ज्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन का काम होता है। इवन इंदौर में ऐसी बहुत सारी टेक्सटाइल यूनिट्स हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं काफी सारे फिनिश्ड गारमेंट्स, ओके। नाउ यू सी उज्जैन कॉटन मिल इन 1914 and 15, उज्जैन में कॉटन मिल स्टैब्लिश हुई। तो दिस इज अ हिस्ट्री ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ओके। नाउ तो ये तो हो गया कुछ फैक्ट्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लेके, ठीक है। अब आप आ जाओ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा एक और इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल सिल्क इंडस्ट्री। आर्टिफिशियल सिल्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल सिल्क है आपने देखा होगा, जैसे महिलाएं भी, बहुत सारी महिलाएं मैक्सिमम कॉटन की साड़ी नहीं पहनती हैं। आप लोग के घर में भी जो आपकी मम्मी वगैरह है, वो कॉटन की साड़ी क्या होता है, आप बाहर आ कहीं ओकेजन में पहनोगे, वो ज्यादातर पहनी जाती है, क्योंकि कॉटन में एक बार अगर आपने साड़ी पहनी तो वो बार बार सल आ जाती ना, एक बार के बाद अगर आपने उतारी तो दोबारा पहनने में वो इतनी सल आ जाएगी कि अच्छी नहीं लगेगी। तो बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो रेगुलर यूज में कॉटन की साड़ी पहनती हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या, अब सिल्क जो आता है, ओरिजिनल जो सिल्क आता है वो बहुत महंगा आता है, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो फिर यूजुअली आप देखना आपके घरों में, इवन मोस्ट ऑफ द हाउसेज में आर्टिफिशियल सिल्क की साड़ी पहनी जाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एक कॉटन एज वेल एज आर्टिफिशियल यार्न, आर्टिफिशियल सिल्क, ओके। तो आर्टिफिशियल यार्न आप बोल सकते हो इसको, ये सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलोगे आप इसको, आर्टिफिशियल यार्न। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसकी खपत भी बहुत ज्यादा है इंडिया में, ठीक है। मेजरली तो साड़ी के फॉर्म में आप इसको यूज करते हो आर्टिफिशियल यार्न को, ये दिख रहा है आपको आर्टिफिशियल यार्न बना हुआ, ठीक। इंदौर ग्वालियर, इंदौर ग्वालियर नागदा उज्जैन देवास आर वेल नोन फॉर सिल्क प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। तो वही इंदौर तो यहाँ आई गया है, ग्वालियर, नागदा, उज्जैन, देवास, ये वाली यूनिट्स में यू हैव द
मेजर प्रोपोर्शन ऑफ दिस यार्न प्रोडक्शन। ओके, ग्रेसिम मिल्स जो है, ग्रेसिम मिल जो है, ग्रेसिम मिल का आपने नाम सुना होगा, नागदा में बहुत फेमस है एमपी में ग्रेसिम मिल। तो ग्रेसिम मिल जो है, यहाँ पर आपको ये आर्टिफिशियल यार्न का प्रोडक्शन काफी अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा। इज द बिगेस्ट प्लांट इन दिस सेक्टर एंड द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ विस्कोस स्टेपल फाइबर इन इंडिया। और इस विस्कोस स्टेपल फाइबर से अपन ये आर्टिफिशियल यार्न ये बनाते हैं। ठीक है, आगे चल के फिर इसी से अपन क्लॉथ बनाते हैं। ओके, इट वाज सेटअप इन 1997 बाय बिरला ग्रुप। तो ग्रेसम ग्रेसम जो मिल है विच इज सेटअप बाय बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज 1997 में। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक और इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा मृगनैनी एम्पोरियम। मृगनैनी एम्पोरियम भी क्या, ये हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो है, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को मार्केट करने के लिए, इसके अलावा जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट है, आर्टिशियंस के जो हैंडमेड प्रोडक्ट है, उनकी मार्केटिंग के लिए मृगनैनी एम्पोरियम है। ये गवर्नमेंट ऑफ एमपी का है मृगनैनी एम्पोरियम। आई थिंक यहाँ आप लोगों ने मृगनैनी एम्पोरियम, आई थिंक आप सभी ने देखोगे एमपी में, है ना। यहाँ की साड़ियां, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने यहाँ से साड़ियां वगैरह भी हो, हैंडमेड हैंड क्राफ्टेड साड़ी रहती है बहुत सुंदर सुंदर, जो कॉटेज इंडस्ट्री एज वेल एज ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह रहती है, वहां के जो लोग वर्कर्स मिलके बनाते हैं। तो हैव यू हर्ड अबाउट दिस मृगनैनी एम्पोरियम? हैड एनीवन हर्ड अबाउट दिस मृगनैनी एम्पोरियम? हम्म, यस, ओके। तो आप लोगों ने देखा होगा ये इस टाइप से और भी चीजें मिलेंगी आपको हैंड क्राफ्टेड साड़ियों के अलावा, हैंड क्राफ्टेड आर्टिशियन प्रोडक्ट, मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट है, आगे पढ़ते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो उसके प्रोडक्ट वगैरह भी आपको ये मिल जाते हैं। ये देखो मृगनैनी एम्पोरियम में सुंदर सुंदर काफी। ठीक है, तो एमपी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इज नाउ ऑपरेटिंग 14 सच एम्पोरियम्स इन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। इसके अलावा इंडिया के बाहर भी, जैसे कि रायपुर, भिलाई, ठीक है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, ऐसे एरियाज में भी वी हैव दिस मैग्नेनी एम्पोरियम, जहां पर एमपी की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वहां के जो प्रोडक्ट है वो अपन इस मैग्नेनी एम्पोरियम के थ्रू मार्केट करते हैं। ठीक है, तो इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय एमपी गवर्नमेंट। किसका है ये? एमपी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का इनिशिएटिव है ये मृगनैनी एम्पोरियम। ठीक है, तो इन दिस एम्पोरियम द handicraft article made by cottage industries are being sold out. Okay, now forest based industries। अभी तक अपन ने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को देखा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अलावा एमपी में एक और बहुत ग्रोइंग मार्केट है इस समय, वो क्या है? अपना फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का। ठीक है, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको मार्केट करो आप। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में पेपर इंडस्ट्रीज, एक तो पेपर इंडस्ट्री वही नेपानगर मिल्स, इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर मिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी इज नोन फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ बैम्बूज विच इज सुटेबल फॉर पेपर प्रोडक्शन। ओके, तो ये देखो ये पेपर बन रहा है, इस टाइप से रोल बनते हैं, इनको काट के पेपर बनता है। तो उसमें नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, पहले ये इंडस्ट्री होगी, नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल मैन्युफैक्चर्स न्यूज़पेपर मटेरियल। ठीक है, इट इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल। National Newsprint and Paper Mill is a public sector enterprise established in Nepanagar, same Nepanagar, Burhanpur in 1956-57. Okay, this plant is of 88,000 metric ton capacity और अभी 50,000 metric ton capacity पे चल रहा है। ठीक है, इसको ये जो न्यूज़पेपर मिल है, जो पेपर मिल है, बुरहानपुर पेपर मिल भी बोलते हैं इसको, नेपानगर पेपर मिल भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करती है, जैसे कि कल की क्लास में उसने बोला था इशरत ने, राइट, उसको ये चांदनी पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है नेपा मिल्स को। ओके, नाउ सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कड़क कड़क नोट अपन अपने जेब में रख के घूमते हैं, राइट, वो कड़क कड़क नोट के लिए जो पेपर आता है, वो पेपर कहाँ पे छप रहा है? ये सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। करेंसी पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड इन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। ओके, इट इज ऑल्सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सीपीयू, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है ये। सोचो अगर इसको प्राइवेट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर कोई पूछे सिक्योरिटी पेपर मिल, तो यस इट इज अ गवर्नमेंट पीएसयू। अगर प्राइवेट हो जाएगा तो फिर आप देखो वैल्यू खत्म हो जाएगी इसकी, राइट।
उसके अलावा ओरिएंटल पेपर मिल, अमालाई डिस्ट्रिक्ट, अनूपपुर। तो अनूपपुर वाले एरिया में इट इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट प्राइवेट पेपर मिल। तो लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट पेपर मिल ऑफ एशिया इज दिस ओरिएंटल पेपर मिल। ठीक है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बिरला ग्रुप इन 1965। ठीक है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है ये ओरिएंटल पेपर मिल। ये देखो अमलाई, अनूपपुर वाले एरिया में। ठीक है, नाउ प्लाईवुड फैक्ट्रीज। प्लाईवुड फैक्ट्री भी आपने देखा होगा आजकल, जैसे कि लोग बाग क्या करते हैं, लकड़ी का काम ज्यादा प्रेफर नहीं कराते, लकड़ी का काम बहुत महंगा पड़ जाता है, तो उसकी जगह या लकड़ी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती, तो लोग प्लाईवुड का यूज करते हैं, राइट। प्लाई के आप पार्टीशन बना दिए, प्लाई के आपने अलग अलग वो बना दिए, फर्नीचर बना दिया, तो दिस इज प्लाईवुड। द फर्स्ट फॉरेस्ट बेस्ड प्लाईवुड फैक्ट्री इन एमपी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 इन इटारसी। ठीक है, तो इटारसी में पहली, ये देखो ये प्लाईज बन रही हैं, इटारसी में पहली फैक्ट्री लगाई थी। नाउ बीडी इंडस्ट्री, अनदर इंपॉर्टेंट अ वेरी सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री ये बीड़ी बना दिया है। ये शेर छाप जो ब्रांड है, ये जबलपुर का ब्रांड है, बहुत फेमस ब्रांड है बीड़ी का, शेर छाप। ठीक है, बीड़ी इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री इन एमपी। लीडिंग इंडस्ट्री जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में भर भर के एम्प्लॉयमेंट देता है। इट इज अ बीडी टोबैको इंडस्ट्री इज अ लीडिंग प्रोड्यूस, बिकॉज एमपी में तेंदुपत्ता बहुत है। जैसे कि मेरे घर में भी बीड़ी का काम होता है, बीड़ी की मतलब आप बोल सकते हो लेबल है, लेबल ही बोलते हैं, जैसे ये लेबल है बीड़ी के काम में, ये जो लेबल दिख रहा है ना आपको, ये लेबल बोलते हैं, जैसे शेर छाप, ये पता नहीं स्पेशल बीड़ी 526 ऐसी कुछ होगी स्पेशल बीड़ी, तो ये लेबल्स हैं। ओके, तो मेरे यहाँ भी मेरे फादर का यही काम है बीड़ी का। आप ये देखोगे कि जो सागर वाला बेल्ट है, सागर वाले बेल्ट में आपको काफी सारे बीड़ी के व्यापारी मिल जाएंगे, या काफी सारी आपको ऐसे जैसे शेर छाप है, इस टाइप के बहुत सारे लेबल मिल जाएंगे आपको, क्योंकि इस एरिया में तेंदुपत्ता बहुत ज्यादा होता है। तो इस एरिया में इतने ज्यादा तेंदुपत्ता होने के कारण ऑब्वियसली रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो। तो हमने भी जैसे अपनी फैक्ट्री इसी एरिया में लगा दी कि हाँ भाई इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वर्कर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मेनली आप देखना है बीड़ी टोबैको इंडस्ट्रीज में मेनली फीमेल वर्कर्स ज्यादा काम करते हैं। क्या होता है कि आप यहाँ पर क्या होता है, आपने टोबैको और तेंदुपत्ता दे दिया, ठीक है, अब जो महिलाएं रहती हैं दिन भर का उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया, अब दोपहर में क्या करेंगी वो, जब उनको टाइम मिलता है तो वो आपने देखा होगा बीड़ी बनते देखिए कभी, वो तेंदुपत्ता में टोबैको भर के पैक कर करके बीड़ी बनाना स्टार्ट कर देती हैं वो। और इसी तरीके से तो मतलब ये वाला जो काम है पूरा लेबर बेस्ड है। ये बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग एक आप हैंडक्राफ्टेड इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री टाइप से ही बोल सकते हो, कि इतनी ज्यादा टेक्निकल ये हो जाती है कि आपको ना यहाँ पर स्कोप नहीं है मशीनरी लगाने का। ओके, हाँ कंट्रोवर्सी तो रहती कार्सियोनिक सब्सटेंसेस की, हाँ ठीक है। तो ये देखो, ये जैसे आपने ये देखा, ये धागा लगा हुआ है, ये धागा, ये तेंदुपत्ता है, इस तेंदुपत्ता में आपने ये जर्दा भरा, ये टोबैको है, और ये आपके ऐसे बीड़ी के बंडल तैयार हो जाते हैं। तो ये एज इट इज जो बंडल रहते हैं, ये बंडल ये तो तैयार हुए, ये एज इट इज बंडल उठा के इसमें पैक कर दिए जाते हैं। ये पूरा काम हाथ से होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उनको काफी सारी एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, वुमन सेंट्रिक इंडस्ट्री है ये बीड़ी इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि अब घर में जैसे अब फ्री बैठे हो आप, यहाँ पर भी ये देखो ये वुमन का ही हाथ दिख रहा है आपको, फ्री बैठे हो टाइम मिला आप बीड़ी बना लो। ठीक, तो एक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टाइप की हो जाती है, घर बैठे आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। हाँ बट यहाँ पर भी काफी इश्यूज आ रहे हैं, अब जैसे टोबैको इंडस्ट्री इज अ यू नो टोबैको इज डेंजरस टू हेल्थ। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो डिस्करेज करती है टोबैको के कंजम्पशन वगैरह के लिए। तो अभी अब एमपी में धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब बीड़ी की धीरे धीरे जो यूनिट्स है वो कम होती जा रही हैं। एक तो क्या गवर्नमेंट रिग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू यू नो एंड दिस menace ऑफ टोबैको स्मोकिंग बिकॉज इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो टैक्सेशन ऐसा पड़ता है कि आपको बीड़ी की कॉस्ट बढ़ानी पड़ जाएगी, और दूसरा बिहेवियरियल चेंज भी हो रहा है लोगों का। अब टोबैको कंजम्पशन कम नहीं हुआ उतना सिग्निफिकेंटली, बीड़ी कंजम्पशन कम होने लगा, क्यों, क्योंकि अब सिगरेट बन गया है स्टेटस सिंबल, राइट। जैसे आप लोगों में से भी अगर कोई स्मोकिंग करता होगा तो अब वो बीड़ी पीता होगा, सिगरेट पीता होगा, बिकॉज सिगरेट इज लाइट स्टेटस सिंबल है ना। बीड़ी कम हो गया है, तो बीड़ी आपको यूजुअली गांव में मिलेगी, बट गांव में भी हाँ काफी लोग पी रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि एक तो टैक्सेशन का इशू, दूसरा यहाँ पर भी जो वेजेस वगैरह है वर्कर्स की वो इतनी सिग्निफिकेंटली रहती नहीं है ज्यादा हाई। तो ज्यादा हाई सिग्निफिकेंट वेजेस नहीं रहती हैं, तो अब क्या होता है वर्कर इस इंडस्ट्री को एग्जिट कर जाते हैं। और
तो धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ रही है, वेजेस उनकी उतनी बढ़ नहीं रही है, तो बहुत सारे इस टाइप के इशू आते रहते हैं। बट फिर भी एमपी की एक सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री एक टाइम पर रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, याद रखना आप। अब तो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है काम। तो एक जबलपुर मेजर सेंटर है, जैसे ये शेर बीड़ी है, सबसे बड़ा ब्रांड आई थिंक एमपी में वो शेर बीड़ी है, तो ये जबलपुर का है, ठीक है। इट इज अ मेजर सेंटर जबलपुर, 260 से ज्यादा प्लांट है बीड़ी के। ओके, अब आ जाओ कॉटेज इंडस्ट्रीज पर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, वो इंडस्ट्री जो जिसके लिए आपने एक अलग से कोई जगह नहीं खरीदी, ठीक, अलग से आपने कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं लगाई, आपने अपने घर में ही सामान बनाना स्टार्ट कर दिया, उसमें जो वर्कर्स रहेंगे वो भी यूजुअली आपके घर वाले रहेंगे, कि घर वाले बैठे काम स्टार्ट कर दिया और अपना जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको आपने बेचा। जैसे ये देखो, ये टोकनी टाइप से बना रही हैं, ठीक है, मटके बनाना, टोकनी बनाना, इस टाइप से हैंड क्राफ्टेड आइटम्स बनाना, ठीक है, स्वेटर वेटर बना के बेचना, बहुत सारी चीजें हैं जो हैंडमेड प्रोडक्ट रहते हैं जो घर में बन रहे हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट दिस कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज एमपी इकोनॉमी, क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, बहुत सारे लोगों को इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट देती है, एक घर के बहुत सारे लोग को एक कला में बनाने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री एक एमपी इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है, कॉटेज इंडस्ट्रीज। आपने देखा होगा हमारे एमपी में ट्राइबल पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, तो ट्राइबल जो प्रोडक्ट है, ट्राइब्स जो है, ट्राइब्स की इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये कॉटेज इंडस्ट्री ट्राइबल पीपल के लिए, बिकॉज वो घर बैठे यहाँ पर जो उनके जो सदियों का जो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल आर्ट है उनकी, वो बना के वो मार्केट में बेचते हैं। तो ये मेगनैनी एम्पोरियम टाइप से है, ये कॉटेज इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि इन लोगों की इनकम बढ़ सके, ओके, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। तो कॉटेज इंडस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पिलर ऑफ एमपी इकोनॉमी। काफी सारी पॉपुलेशन जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है, आर्टिशन प्रोडक्ट। और आप क्या करो, इस कॉटेज इंडस्ट्रीज को जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, इनको अगर आपने प्रीमियमनेस दे दी, जैसे चंदेरी साड़ी हो गई, बाग प्रिंट, अगर इसको आपने प्रीमियमनेस दे दी तो अब ये वर्ल्ड मार्केट में महंगे बिकेंगे, तो इन लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, तो ये अच्छी चीज है। कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन गवर्नमेंट भी चाहती है हो, ओके। तो आप ये देखो, ज्वेलरी, जेम्स, ओके, ग्लास, ज्वेलरी ऑफ ग्लास, जेम्स, लैग, डायमंड, 1 मिनट। ज्वेलरी ऑफ ग्लास, जेम्स, gems, lac, diamond cutting, polishing, articles of khajur leaves, printing on clothes, wooden toys, furniture, paper manufacturing, leather work, ठीक है, these are the activities come under cottage industries, ठीक है। इस टाइप की, जहां पर आपको ज्यादा कोई यूनिट यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे भी आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो जिसका, ठीक है। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री में ये सारी चीजें आ रही हैं। तो जैसे कि एक ये है, खैरवाड़ ट्राइब्स जो है, खैरवाड़ खैरवाड़ ट्राइब्स जो है एमपी की, ईस्टर्न एमपी की, इट इज दे आर वेल नोन फॉर कत्था, कत्था ऑक्यूपेशन। कत्था नाम सुना आप लोगों ने? हाँ, सुना है कि नहीं? कत्था कहाँ यूज होता है? कत्था इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम खैर ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर ट्री एक प्लांट प्रोडक्ट है कत्था, इट्स प्लांट्स आर लोकेटेड इन शिवपुरी एंड बानमोर, मोरेना डिस्ट्रिक्ट, कत्था, ठीक है। इसलिए पूछ रहा हूँ, कत्था, कत्था का आप लोगों ने शायद खाते तो होगे यार, पान वान वगैरह सबने खाया ही होगा, राइट? खाया है कि नहीं पान वान? ओके, या पान, इसके अलावा आप लोगों ने ये सब चीजें भी अगर किसी ने खाई हो तो पान में, ओके, पान में आप लोगों में से कुछ लोगों ने हो सकता है ये भी खाया, ये रजनी वजनी गंधा राजश्री टाइप की जो चीजें हैं, राइट? जो पान मसाला है, पान मसाला में भी कत्था यूज होता है, जो लाल से कलर का होता है ना? तो कत्था एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पान का। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है, आप ये समझो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ही हाईलाइट करा कत्था, पान वगैरह में भी यूज है, कत्था एक प्लांट प्रोडक्ट है, खैर ट्री से आ रहा है, ओके। अब क्या है, अननेचुरल बहुत डिमांड बढ़ गई है इस समय कत्थे की, कत्था आता है थोड़ा सा महंगा, कत्था सस्ता नहीं आता है, बिकॉज डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, प्रोडक्शन इतना है नहीं।
कितनी ट्री आप फेल करोगे, कितनी ट्री आप उड़ाओगे? डिमांड कैसे बढ़ गई? आजकल आप हर आदमी देखो, हर मजदूर ये राजश्री, विमल विमल ये सब खा रहे हैं। इवन अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, इस टाइप के लोग विमल खाने लगे हैं, ठीक है, कमला पसंद खाने लगे हैं। अब इतने बड़े बड़े लोग, सलमान खान, शाहरुख खान, ये विमल और ये आपके राजश्री वाश्री खा रहे हैं, तो अब नॉर्मल जनता का क्या होगा? तो ये लोगों ने भी सोचा कि भाई चलो सलमान खान राजश्री खाता है, अमिताभ बच्चन, हमारे द ग्रेट अमिताभ बच्चन साहब कमला पसंद खाने लगे हैं, तो अपन भी एक काम करो, ये गुटखा खाना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अब इतना ज्यादा गुटखे की डिमांड बढ़ रही है, पान की डिमांड तो कम हो रही है, गुटके वुटके में डल रहे हैं, कत्था इतना आएगा कहाँ से? आपको लग रहा है कि ये जो राजश्री भर भर के बिक रहा है, विमल विमल भर भर के बिक रहा है, उसमें कत्था कहाँ से आएगा? तो अब लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल कत्था बनाना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। आर्टिफिशियल कत्था जो बना रहे हैं, केमिकल से बना रहे हैं, एंड इट इज वेरी इंजीरियस टू हेल्थ। कि ये राजश्री में भले ये लोग जैसे ऊपर से ये लोग टोबैको नहीं डाल रहे हैं, अब जैसे अमिताभ बच्चन साहब को कमला पसंद खा रहे हैं, अब उनको मजा नहीं आया, कमला पसंद हिट नहीं करा, तो वो अलग से टोबैको आता है, वो उसमें मिला के खा लेंगे, उनको मजा आ जाएगा, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिंपल कमला पसंद या राजश्री ऐसी खा रहे हैं, और उनको क्या लग रहा है, पान मसाला खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? ये जो कत्था यूज हो रहा है ना, ये कत्था, आर्टिफिशियल कत्था मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं। अब ये कत्था, इट इज वेरी इंजीरियस टू हेल्थ। अरे क्या आपका टोबैको नुकसान करेगा? इसमें जो केमिकल्स बना के मिला रहे हैं, तो आप ये देखना, कभी भी ये राशि राशि इस टाइप के जो प्रोडक्ट है, उनको आप हाथ में लेना, पानी वानी मिला के देखना, और उसको कंसिस्टेंसी फील करना, उसका कलर देखना, आपको लगेगा कि ये नेचुरल नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीजें हैं, नहीं खानी चाहिए लोगों को। ओके, जुबा केसरी, राइट, मतलब इवन अमिताभ बच्चन और ये जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इनको भी नहीं खाना चाहिए। आप सोचो यार, आप खा के जा रहे हो, पता चला कार में बैठे हो, वहीं थूक दिया, ठीक है, एक तो ये दिक्कत है। इंटरव्यू देने का अमिताभ बच्चन साहब, सलमान खान पान खा रहे, वो राजश्री खा रहे हैं, कैसा लगेगा? मतलब यू नो, हेल्थ तो खराब होगी। एक तो अगर उनने टोबैको मिला के खाया, तो टोबैको नुकसान करेगा, दूसरा एक कत्था जो है, आर्टिफिशियल कत्था खा रहे हैं, वो नुकसान करेगा। तो वैसे ही कितनी सारी बीमारियां अमिताभ बच्चन जी को और लग जाएगी, दो चार, तो ये कोई मतलब नहीं है उन लोगों को भी कि यार ये सब चीजें खाने से, राइट, है ना। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चीज बता रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से याद आया, टाइम मिले तो पढ़ना। अरे यार, इससे दिख नहीं रहा होगा आपको। अब जैसा अजय देवगन है, अजय देवगन तो जितनी भी खराब चीज है, अजय देवगन को सब पसंद है, शराब से लेके गुटखे से लेके हर चीज अजय देवगन की फेवरेट है, ठीक है, जो इंजीरियस टू हेल्थ होती है। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसलिए मैंने आपको ये सेलिब्रिटीज का एग्जांपल दिया। इवन प्रियंका चोपड़ा भी खाने लगी है रजनीगंधा, ठीक है। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, दिख रहा है क्या ये कि नहीं दिख रहा है? एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया, यहां देखो, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, ये आप लोग पढ़ना क्या होते हैं, फिर मुझे बताना। सरोगेट एड्स और सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, ओके, ये आप लोग पढ़ के मुझे बताना, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि जो और कुछ, फिर इसलिए कुछ गुटके बहुत महंगे हो जाते हैं, रजनीगंधा टाइप के, हो सकता है क्योंकि वो ये प्योर फॉर्म यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा भी ढेर सारी इम्प्योरिटीज हैं, और जैसे ये इतना एडिक्टेड चीजें रहती है, जैसे राजश्री वाजश्री वगैरह की, यहाँ पर भी जो टोबैको यूज कर रहा है ना ये लोग, ये भी जरूरी नहीं है कि ये जो मिला के बेच रहा है वो प्योर टोबैको यूज कर रहा हो, ठीक। अब लैक है, जैसे एक लैक, एक ट्री प्रोड्यूस है लैक भी, इट इज लैक ट्री की जो इंडस्ट्री है, लैक आप लोगों ने नाम सुना है, लैक, ये इससे गम वगैरह जो गोंद वगैरह बनती है ना, वो सब बनाई जाती है इससे, ये एक ट्री प्रोडक्ट है। तो उसकी इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है? उमरिया वाले रीजन में, यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज है इसकी, ठीक है। ऐसी चिक बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड आर मैन्युफैक्चर्ड इन इटारसी। और उसके अलावा ग्वालियर में जो आपकी माचिस वगैरह है, माचिस भी एक कॉटेज इंडस्ट्री का टाइप है, तो वो ग्वालियर में है इसका प्लांट, ओके। इन द कॉटेज इंडस्ट्री, द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंटली लोकेटेड इन, तो देखो एमपी की तो ये एक जान है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक। वर्ल्ड मार्केट में चंदेरी साड़ी, महेश्वर साड़ी, बाग प्रिंट, इनकी बहुत डिमांड है। तो चंदेरी, महेश्वर, बुरहानपुर एंड जबलपुर, साड़ीज ऑफ चंदेरी आर वर्ल्ड फेमस, बाग प्रिंट एंड बारूगर प्रिंट आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इज फेमस फॉर ग्रेनाइट कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री, ठीक है, दतिया में ग्रेनाइट कटिंग और पॉलिशिंग, एंड द मार्बल इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड इन कटनी डिस्ट्रिक्ट। इतने डिटेल में मैंने आपको ये सब इसलिए पढ़ा है कॉटेज इंडस्ट्रीज, बिकॉज आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप से, जैसे इतनी इंपॉर्टेंट है कि एमपीपीएससी में आपसे क्वेश्चन भी पूछा है कि राइट अबाउट
या डिस्क्राइब कॉटेज इंडस्ट्रीज इन एमपी। तो आप कॉटेज इंडस्ट्रीज इन एमपी, और वो भी आपसे 11 नंबर में पूछ लिया, 5 नंबर में ही पूछ सकते हैं, 11 नंबर में ही पूछ लिया जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो अब कॉटेज इंडस्ट्रीज को अगर आपको 11 नंबर में या 5 नंबर में लिखना है तो यू नीड मसाला, राइट, यू नीड मसाला टू पुट इनटू दैट आंसर। तो इसलिए फिर ये आपको कुछ एग्जांपल दिए मैंने, ठीक है। आप स्टार्ट इस तरीके से करना आंसर को कि पहले बताना कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, थोड़ा सा उनका सिग्निफिकेंस बताना एमपी इकोनॉमी में, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉटेज इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है एमपी में, ये सब आप बताना, ठीक। और कंक्लूजन में भी आप लिखना कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है दे आर अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ अवर इकोनॉमी। ओके, बहुत सारे लोगों को फॉर्मल, बहुत सारे लोगों को इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट देते हैं ये, ठीक है। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी, बहुत बड़ी जो वर्कफोर्स है एमपी की, उसको एंगेज रखते हैं ये लोग, ठीक। तो मार्बल इंडस्ट्रीज कहाँ है? कटनी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। अब आ जाओ कॉटेज इंडस्ट्रीज के अलावा एक बहुत और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है एमपी में, वो है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एनिमल प्रोड्यूस। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एनिमल प्रोड्यूस जैसे कि मिल्क डेयरी इंडस्ट्रीज। तो डेयरी इंडस्ट्रीज मेनली आर लोकेटेड इन इंदौर, भोपाल, मुरैना, श्योपुर, उज्जैन, ये वाले रीजन्स में। ओके, एमपी डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन इज द थर्ड बिगेस्ट इन इंडिया, ठीक। बिगेस्ट इन इंडिया कौन सी है आपको पता है? विच डेली डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन इज बिगेस्ट इन इंडिया? ओके गुड, अमूल, ऑब्वियसली एक ही नाम आता है अमूल, राइट। जवाब पे सिर्फ एक ही नाम, अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये भी टैगलाइन है ना, टेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एनिमल प्रोड्यूस। तो एनिमल प्रोड्यूस में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, ये भी कॉटेज इंडस्ट्री टाइप की हो गई आपकी, लेदर इंडस्ट्रीज। जो कानपुर आनपुर के जो आसपास के एरिया है यूपी में, दे आर फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्रीज, और एमपी में भी लेदर इंडस्ट्रीज काफी डेवलप्ड है। ओके, दमोह नरसिंहपुर आर दी मेन सेंटर्स इन एमपी। और जो टाटा का जो लेदर प्लांट है दमोह में, टाटा लेदर प्लांट इन दमोह, ए सॉरी देवास, सॉरी टाटा लेदर प्लांट इन देवास, यस आनंद, सॉरी अमूली आनंद, हाँ वो कहने का मतलब ये समझ गए आप लोग, अमूल प्रोडक्ट है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। टाटा लेदर देवास, टाटा लेदर प्लांट इन देवास इज द बिगेस्ट इन इंडिया which produces leather product. Okay, MP Leather Development Corporation has been set up by MP government for this development of leather industry. Has been established since year 1981 with a leather complex in Devas district for the purpose of providing incentive in leather industry in MP. In addition, leather tanning industry has been established in Narsinghpur and Damoh district due to availability of natural leather. ठीक है, तो इस टाइप से भी काम होता है लेदर इंडस्ट्री में। आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज भी कर दिया, कॉटेज इंडस्ट्री से निकाल के आपने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री भी बना दिया लेदर इंडस्ट्री को। ये देखो काम चल रहा है, ठीक। नाउ सिल्क इंडस्ट्रीज। सिल्क इंडस्ट्री जो प्रॉपर सिल्क है ये बहुत महंगा होता है, और ये इसकी प्रीमियम बहुत डिमांड भी है सिल्क इंडस्ट्री की। ये देखो, स्टेट सेरिकल्चर मीन्स rearing and production of silk. Sericulture department is looking after the entire sericulture activity. Sericulture activity means the activities that are related with the production of silk. ठीक है, silk is a organic substance, a very premium substance. Silk Directorate was set up in 1984 in Bhopal for this by the Silk Department, Silk Directorate. This is a major village-based micro industry of MP. 44 districts have the sericulture industries. Okay. Major production are in Mandala and Seoni region of silk production. It provides an alternate source of local employment in rural area, especially to women. Seoni is known as Lucknow of MP because Lucknow is also important for the silk industry. Now on June 8, 2019, establishment of first skill development university in India and formation of knowledge commission for the development and promotion of industries has been announced by higher education department. ठीक है, तो सिल्क इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए 2019 में एक आपने क्या करा, सिल्क डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी इंडिया में, और नॉलेज कमीशन स्टार्ट करा, ठीक है, बाय द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके, तो प्रोडक्शन वाइज अगर आप देखो तो एमपी में मलबेरी दो टाइप, सिल्क ना 5 अलग अलग टाइप के होते हैं।
उसमें जो मलबेरी सिल्क है, सबसे हाई क्वालिटी मलबेरी सिल्क, तो मलबेरी सिल्क का प्रोडक्शन 321 टन था इंडिया में, एमपी में 2021 में। और एक तुषार सिल्क होता है, ठीक, तुषार सिल्क एमपी में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वो है 525 टन, ठीक। उसके अलावा बाकी 3 नहीं। नाउ केमिकल एंड गैसियस इंडस्ट्रीज, केमिकल और गैसियस बेस्ड इंडस्ट्रीज में असगौद ऑयल रिफाइनरी, असगौद ऑयल रिफाइनरी का आपने नाम सुना होगा, बीना ऑयल रिफाइनरी भी बोलते हैं इसको। तो बीना ऑयल रिफाइनरी अपन ने ओमान की मदद के साथ ये स्टेब्लिश करी है, ठीक है। अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन एंड ओमान गवर्नमेंट, ठीक है। तो ओमान से डायरेक्ट ऑयल सप्लाई होता है बीना ऑयल रिफाइनरी में। ओमान इज टू सप्लाई गैस फॉर द रिफाइनरी, कैपेसिटी ऑफ रिफाइनरी 6 मिलियन टन पर एनम। तो ये बीना रिफाइनरी आपकी, बीना, ओके। उसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड विजयपुर गुना में, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड अपन ने विजयपुर में खोली बिकॉज यहीं पर गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल का एक प्लांट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वहां से अपने को गैस मिल जाती है जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, नेचुरल गैस मिलती है जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल का काम करती है। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड अपन ने गुना, गुना वाले रीजन में, विजयपुर जो रीजन है गुना में, वहां पर खुला। दिस प्लांट इज सेट अप अंडर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑफ यूएसए एंड इटली। Plant is using gas as a fuel supplied by GAIL. Production started in 1988. Capacity 99.9 million ton per year. ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की फोटो देख लो आप, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस अवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहां पर अपन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खत्म करते हैं बिकॉज जो पढ़ाने का था मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ा दिया। अब इसके अलावा कुछ रह गया है, जैसे कि अगर आपको कोई एक बुक उठा के देख लेना अगर आपका मन करता है तो, कि अगर इनको याद कर लो। इसके अलावा कुछ चीज है, जैसे आपको अलग अलग जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एमपी की, अलग अलग नाम चाहिए और उसकी थोड़ी सी और टेबल लेवल टाइप की चाहिए, तो वो आपको अलग अलग बुक्स में वो मिल जाएगी। बेसिकली मेरे एंड पे तो मैंने आपको काफी डिटेल में ये पढ़ा दिया है। अब इसको अगर आप सप्लीमेंट करना चाहो तो इसको याद करने के बाद किसी एक बुक को उठा के आप इनमें कुछ, इसमें कुछ चीजें सप्लीमेंट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है, इट इज अप टू यू। बट एक मेजर पार्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का यहाँ खत्म हो जाता है। और अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब मेन अपना सेकेंडरी सेक्टर अपन ने खत्म कर दिया। तो इकोनॉमी का अपन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर खत्म कर चुके हैं। अब आते हैं टर्शरी सेक्टर पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर खत्म हो गया है। थर्ड आएगा अपना टर्शरी सेक्टर, उसको अपन देखते हैं, ठीक है। अब यहां तक समझ आ गया? एमपी इकोनॉमी में बस अब अपना टर्शरी सेक्टर बचा हुआ है और थोड़ा सा डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स बचे हुए हैं, सेंसस सेंसस वाला पार्ट, बाकी खत्म है। इकोनॉमी अपनी काफी सारी खत्म हो चुकी है। इकोनॉमी आप मान के चलो करीब 70-80% खत्म हो चुकी है अपनी इकोनॉमी। ये इतने बड़े, जो सबसे बड़ा टॉपिक था अपना वो था एग्रीकल्चर, सबसे बड़ा टॉपिक। उसके बाद थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं भर भर के, और ये अपना टर्शरी सेक्टर, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, आपके डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है, वो भी एज इट इज एमपी के उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपन पढ़ेंगे। हाँ, आप देखो इकोनॉमिक सर्वे कल ही आया है। इकोनॉमिक सर्वे और एमपी के बजट की एक अलग से क्लास लेंगे अपन, एक मतलब कि जितनी क्लास में वो कवर हो जाएगा। क्या इकोनॉमिक, मैं सोच रहा हूँ एक बार इकोनॉमी अपन कंप्लीट कर लें पूरी, उसके बाद एक नट शेल में मैं पढ़ाऊंगा आपको तो और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। इसलिए अभी तक क्लास हुई नहीं है एक अलग से इसकी। इंडियन इकोनॉमी और इंडिया बजट की क्लास होने वाली है। प्रखर सर से बात की है, देखो अब लेने वाले हैं, अभी आपको इन्फॉर्म करेंगे। और एमपी इकोनॉमी और बजट अपन एक बार कंप्लीट हो जाए फिर और अच्छी समझ में आएगा। वो कास्ट वाला, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो मैटर है वो आपको एमपी ज्योग्राफी में कवर हुआ है ना, वो अमन सर ने कवर कराया है ना ये वाला पार्ट आपको, राइट। एक बार कवर हो गया तो अलग से पढ़ने का क्या मतलब है यार, आप ये बताओ। तो एक बार अब कवर हो चुकी है जो चीज, फिर अलग से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स का अभी टाइम नहीं है अपने पास। जो ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो इश्यूज है, राइट। नहीं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन बजट पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू रीड, ठीक है। उसकी क्लास अभी लगने वाली है आपकी। और ये वाला तो मैं सोच रहा हूँ आपको एमपी इकोनॉमी, एमपी इकोनॉमिक सर्वे और एमपी बजट की क्लास ना एक बार ये अपना कंप्लीट हो जाए, फिर एक नट शेल में अपन फिर से देख लेंगे उसको, मतलब एक नट शेल में पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट। एमपी इकोनॉमिक सर्वे और एमपी बजट वी आर गोइंग टू रीड। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो,
जो ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है उसमें इकोनॉमी के प्रीलिम्स के में थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, मेंस में ज्यादा आते हैं, ठीक है। बट करना तो अपने को पूरा है, कम आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के आ नहीं सकते हैं। तो यस, वी आर गोइंग टू रीड दैट। देखो, हाँ, जैसे इक्वली इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए ना, क्या होता है, अगर आप ट्रेंड को समझो तो जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है उसमें इंडियन इकोनॉमी से काफी कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एमपी इकोनॉमी से भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट ये तो अभी तक का ट्रेंड है, बट आगे कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आएंगे कि नहीं, बिकॉज दीज आर दी कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट में भाई पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। अभी जो ट्रेंड चल रहा है आपका, इसलिए मैंने बोला अभी जो आपका ट्रेंड चल रहा है उसमें आपको जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कमीशंस वाले पार्ट से, हिस्ट्री वाले, एमपी हिस्ट्री वाले पार्ट से, जो आपका हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एमपी पॉलिटी से आपसे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाले। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफी क्वेश्चन आते हैं, फिर इंडियन हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक, स्पोर्ट्स से काफी क्वेश्चन आते हैं। ये वाला आपका मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं पेपर का। फिर इसके बाद रह दे के फिर ये टॉपिक्स है उनको उठा के फिर कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एमपी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, अभी तक का जो ट्रेंड चलता है पिछले कुछ दिनों में उसका, उसके हिसाब से अगर देखो तो, ठीक है। बट देखो, जो कोर सब्जेक्ट है, मैंने क्या बोला, कोर सब्जेक्ट में आप रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए अपन ने काफी अच्छे से पढ़े हैं कोर सब्जेक्ट, जो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स थे इंडियन इकोनॉमी के भी जो पर्टिकुलर सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अभी अपन ने पढ़े नहीं है उनको, वो आगे पढ़ लेंगे। बाकी इंडियन इकोनॉमी में जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी आपका इंपॉर्टेंट था, प्रीलिम्स प्लस मेंस, जो उतने टॉपिक्स थे उनमें, वो अपने अपन ने कवर कर ही लिया है, ठीक। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे अपन पढ़ेंगे अभी। आप लोग पेशेंस रखो, सब होगा धीरे धीरे, इतना करो, टाइम है अभी अपने पास, है ना। इसको अच्छे से करते चलो अभी आप, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपन, सर्विस सेक्टर ऑफ एमपी, बताओ। यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना है तो और पूछो, वरना अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी सभी को, वर्षा, और कौन है ऑनलाइन? आई थिंक वर्षा है, आनंद है, मोनिका है। यस, एमपीजीके में, वही एमपीजीके में देखो, एमपीजीके के अलग अलग पार्ट है, उसमें से कमीशंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और क्या पूछा? ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ ज्योग्राफी में बोलना भूल गया था, इंडियन एज वेल एज एमपी ज्योग्राफी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, स्कोरिंग है, मैंने बोला था ना। और ये बहुत इजी भी है, आपको पता है, जैसे एक बार अभी क्या है, जैसे एमपी ज्योग्राफी हो गया, एमपी आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये वाले कॉन्सेप्चुअल चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको बहुत दिमाग लगाना है। बट जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे एमपी ज्योग्राफी की चीजें हैं, ठीक, आर्ट एंड कल्चर टाइप की चीजें हैं, तो इसमें जैसे हिस्ट्री वगैरह भी अपन ने पढ़ी थी, तो आर्ट एंड कल्चर में जितना भी पार्ट आपको समझने वाला था मैंने समझा दिया। अब जो रटने वाली चीजें रहती हैं वो ऐसा है कि वो इजी इसलिए हो जाती हैं कि आपको उनको पढ़ते पढ़ते चीजें याद होने लगती हैं, वहां आपको दिमाग नहीं लगाना। ये एरियाज स्कोरिंग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर है, इसमें आपको लॉजिक वॉजिक ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आप पढ़ते जाओ और चीजें समझ। जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, वहां पे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ठीक है। तो वो अगर आपके क्लियर हो रहा है तो फिर आप चीजें अगर याद करना स्टार्ट कर दोगे तो ये बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है। या इंडियन कमीशंस जो है, कमीशंस वाले जो टॉपिक्स है, कमीशंस वाले टॉपिक में भी चीजें याद करने की ज्यादा है, ठीक है, उसके अगर सिग्निफिकेंस अपन समझ जाएंगे तो वो याद इजीली हो जाएंगी। ये वाली बात हो जाती है, बट ये इजी टॉपिक्स है, ये कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं, और काफी स्कोरिंग है। मतलब ये अगर अपन अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो बहुत भर भर के नंबर आएंगे अपने, ठीक है। तो और आप लोग रिवाइज करते रहो इन सब चीजों को, बार बार रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि ये ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस टाइप के जो टॉपिक्स है एक बार पढ़ लिए और कवर हो गया, नहीं, बार बार रिवाइज करो, हाईली स्कोरिंग टॉपिक्स है।
ठीक है, क्योंकि देखो आप ये समझो, प्रीलिम्स इज अ टोटली अ डिफरेंट गेम एंड मेंस इज टोटली अ डिफरेंट गेम। ठीक है, मेंस में आपसे पूछेंगे कॉन्सेप्चुअल, पूछते भी है मेंस में अपन, जैसे आप ये देखो मेंस में फिर आपको समझ में अगर चीज आ गई है तो फिर आप लिख पाओगे। मेंस में यू नीड कॉन्सेप्ट, यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, यू नीड अ राइटिंग स्किल्स, यू नीड फैक्ट एज वेल एज थ्योरी, मतलब यू नीड फैक्ट एज वेल एज लॉजिक इन मेंस। और प्रीलिम्स का जो आपका पेपर का जो अभी तक का पैटर्न है, वहां पर यू नीड टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स। मेंस में थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है, तो दोनों तरफ से आपको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो अभी फोकस में यही करना है आपको कि अभी जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है उनको बार बार रिवाइज करते रहो। और कुछ पूछना है क्या, बताओ। हाँ, अगर स्टडीज को लेके भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क कि किस तरीके से आगे अब आपको पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, क्या नहीं करना। जैसे अभी मैंने बताया, इसमें और क्लियरिटी चाहिए तो यू कैन आस्क। कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, अमन सर से, प्रखर सर से, किसी से भी। यू कैन कॉन्टेक्ट एनीबॉडी एट एनी टाइम। ओके, जैसे अभी भी है, कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ जी, बताओ। नहीं तो फिर बोलो, अपन आगे बढ़ते हैं। आनंद, वर्षा, प्रेम, मोनिका। ओके गुड। देखो आप लोग ये याद रखना, वही हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क आप करते रहो, पढ़ते रहो, बस आप अपना एफर्ट में कभी मत डालो। कुछ भी डाउट आ रहा आप पूछो, मतलब यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू, यू नो, यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू एवरी सब्जेक्ट, बट थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वही आप जमा लो। और अगर आपको क्लियरिटी चाहिए कि आपको और ज्यादा प्रेफरेंस क्या चाहिए टॉपिक्स में, आप फिर वही बैक टू यू गो बैक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। मतलब मैं बता रहा हूँ, आपकी ये स्थिति होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखो और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको खटाक से आना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए मैं बता रहा हूँ अभी आपको, जितने ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाओगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा कि क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछी जा रही हैं। जैसे मैं तो आपको इस तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ कि जहां भी, जैसे इकोनॉमी में भी मैंने ज्यादा फैक्ट्स पे कंसंट्रेट नहीं करा, जो फैक्ट्स मुझे काम काम के लग रहे हैं वो बता रहा हूँ, बिकॉज यहां से फैक्चुअल चीजें कम आती हैं। ठीक, वहां पर जैसे आपको ज्योग्राफी पढ़ाई गई है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया गया है, इंडियन वो एमपी आर्ट एंड कल्चर टाइप से, तो वहां पर आपको भर भर के फैक्ट्स पर कंसंट्रेट किया गया है, क्योंकि यहाँ से भर भर के फैक्ट्स आ रहे हैं। तो अब आप लोग पढ़ो बस, कुछ भी। अभी भी ऐसा है कि अब आप ना स्टार्ट तो करते रहो और पढ़ते रहो, आगे चलते चलते कुछ भी दिक्कत आ रही है हम सॉल्व करते रहेंगे उसको, बट काम अपना बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो सी सेट का ऐसा है प्रेम, सी सेट ना लगाओ, अगर आप लोग अल्ट्रा श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो कि यार सी सेट हो जाता है अपने से, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि यार सी सेट में हो सकता है मुझे प्रॉब्लम आए, तो क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत टाइम मिले तो थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लो। सी सेट बहुत इजी आता है आपका एमपीपीएससी का। सी सेट में कुछ ऐसा जबरदस्त चीज आती नहीं है कि जिसमें आप परेशान हो, बट फिर भी अगर आपको फेमिलियर नहीं हो, अगर अभी तक आपने सी सेट कभी दिया नहीं है, कभी सी सेट देखा भी नहीं है, तो एक दो बार मैं बोलूंगा कि आप लगा के देखो और ये देखो कि आर यू कंफर्टेबल विद द सी सेट और नॉट। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर उसकी भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, एक बार देखो, इतना टफ नहीं है सी सेट, देखो बन जाएगा, बट देखना जरूर, ऐसा नहीं है कि आखिरी मोमेंट पे छोड़ दो। सभी को बोल रहा हूं मैं, अगर आप लोगों ने इसके पहले कभी एमपीपीएससी नहीं दिया है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो अभी आप लोग प्रीवियस ईयर के एमपीपीएससी के सी सेट के पेपर उठा के देखो, देखो कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। नहीं बन रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको भी तैयार करना है, अदरवाइज अगर वो नहीं निकलेगा तो फिर आपका आगे का पेपर चेक नहीं होने वाला। ठीक है,
चलो आई थिंक अब टाइम भी हो गया है अपना। मैं क्या सोच रहा था, सर्विस सेक्टर अपन कल ही स्टार्ट करते हैं ना, यहां तक अपना खत्म हो गया, कल अपन सर्विस सेक्टर करते हैं स्टार्ट। आज का हो गया टाइम अपनी क्लास का। और कुछ? तो कहने का मतलब ये है, एक बार देख लो फिर से, कि अभी आप लोगों को जैसे ज्योग्राफी हो गई, ज्योग्राफी में एमपी और इंडियन दोनों बहुत अच्छे से आप तैयार करते रहो, ठीक है। उसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते रहो आप लोग, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर आपका इंडियन एज वेल एज एमपी का ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और वो जो एमपी हिस्ट्री का डायनेस्टी वाला पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी इसको आप लोग होल्ड कर सकते हो, या खुद से पढ़ना चाहो तो खुद से पढ़ के भी आप अभी तैयार कर सकते हो, या अभी ये पढ़ाता हूँ, ये टॉपिक कंप्लीट होंगे इसी महीने, अपन इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे डायनेस्टी वाले पार्ट को, ठीक है। इसके अलावा आपको साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक भी आप याद रखना, बहुत स्कोरिंग है, बहुत ईजी है। मतलब आप पढ़ते रहो जितना, जैसे प्रखर सर अभी आपको पढ़ा चुके हैं जितना, और जितने आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल है उनको आप तैयार करो। ये बहुत स्कोरिंग है, इसमें आपकी गलती ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आपको करना है। स्पोर्ट्स है बहुत, स्पोर्ट्स अभी आपका चल ही रहा है, ये भी काफी स्कोरिंग टॉपिक हो जाते हैं, सीधे 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 नंबर्स हैं इनमें, ठीक है। पॉलिटी हो गया, एमपी पॉलिटी और एमपी इकोनॉमी, ठीक, एमपी पॉलिटी एमपी इकोनॉमी, ये हो गए आपके। यहां से आपके करंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एमपी इकोनॉमी से, एमपी पॉलिटी से आते हैं आपके क्वेश्चन। फिर आपका ये पॉलिटी और इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी इकोनॉमी, और यहाँ आप मान लो हिस्ट्री, हिस्ट्री से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप करते जाओ तैयार। तो कहने का मतलब ये, इनको आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये, इनमें आपके अभी ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, इन टॉपिक्स में ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इधर पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और भर भर के फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक। तो फोकस अभी आप लोग रखो, और जितना ज्यादा रिवाइज कर सको। मतलब ये मत सोचना कि मैंने एक बार ज्योग्राफी पढ़ लिया तो मेरा हो गया, नहीं। जितना बार रिवाइज कर सको, और पीवीएस के क्वेश्चन पेपर लगाओ इसके, जितनी बार आप उसको रेसिप्रोकेट कर सको करते रहो। हाँ मैं कर दूंगा, पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो तो हो गया, आज की क्लास खत्म करते हैं अब यही, है ना। अपन आगे का कल कल देखते हैं सर्विस सेक्टर, ओके। खत्म करें क्लास, या कुछ और पूछना है? बोलो। ओके, चलो, ओके गाइस, यू आर वेलकम, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, ओके, कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा है, ठीक। यहाँ पर तो आप ना, और किसी भी ऐसे आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो यू ओनली आस्क द, यू ओनली आस्क योर टीचर ओनली। अब तो आप अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप टीचर से डिस्कस करो, बिकॉज आपको ना इस टाइम पे बहुत लोग फालतू फालतू की सलाह और भटकाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आपको। अभी आपको फोकस रहना है, ठीक है। ज्यादा लोगों की सुननी नहीं है, सिर्फ अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है। जितना ज्यादा रिवीजन उतना अच्छा, ठीक। कल मिलते हैं, ओके। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।